बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मदीहा अलमास आपके साथ है आज के इस व्लॉग में। जी, कल मंगल का दिन इंतहाई अहम दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। ऑल्दो कि वार्निंग उनको दी गई थी कि अगर अडयाला का रुख किया सुहेल आफरीदी साहब ने तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। बहरहाल कल हाई कोर्ट के बाहर जी 10 बजे सुबह धरना देने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और कहा जा रहा है कि इसमें इमरान खान की बहनें भी होंगी, सुहेल आफरीदी भी होंगे और कारकुनान की बड़ी तादाद होगी इनके साथ। नाज़रीन ग्रामी, पेशावर जलसे को फ्लॉप कह रहे हैं फैसल बाबड़ा साहब। फैसल बाबड़ा साहब जो माइनस इमरान खान नहीं तो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस की बातें कर रहे हैं। उधर क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम या तो लपेट दिया जाएगा, लपेट में आ सकता है, या फिर एमरजेंसी भी लग सकती है। मुल्क में हालात किस तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, अबसार आलम साहब ने बड़ी खबर दी है। कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बाकायदा तौर पर दराड़ पड़ चुकी है और इस पर उनकी सजनिश की गई। हुकूमत की तरफ से रिएक्शन सामने आया तो अबसार आलम साहब ने जी चैलेंज कर दिया हुकूमत को। उन्होंने कहा है मेरे पास प्रूफ हैं। क्या बताते हैं अबसार आलम साहब। और नाज़रीन ग्रामी, मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई जो कि अब ज़मानत पर रिहा हो चुका है और उसने अपनी जो वीडियो जो है वो जारी की है, उस वीडियो में उसने जो जो इंकशाफात किए हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है डक्की की तरफ से, तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले आपको खबर दें कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन कुछ मसाइल चल रहे हैं और मसाइल संगीन नौयत के हैं। जी हाँ, ये खबर किसने दी है? खबर दी है जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन दरार की अबसार आलम साहब ने। अबसार आलम साहब जो कि अभी भी वो कहते हैं कि मुझ पर कोई पीका एक्ट, पीका कानून नाफिज करना है तो करो। उन्होंने अताउल्लाह ताड़र साहब ने, जब वो हुकूमती तर्जुमान तो बनते हैं, बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में अपनी स्टेटमेंट देते हैं, अपना रद्द अमल देते हैं, तो अताउल्लाह ताड़र साहब इस मामले में भी आगे आए और अबसार आलम साहब के बारे में, उनके जो सहाफ़ती करियर है, उनकी जो खिदमात हैं, वो सबके सामने हैं। उन्होंने जो लिखा आज तक वो सबके सामने। अबसार आलम जैसा सीनियर सहाफ़ी, उसकी जानिब से अगर ख़बर दी जा रही है तो दैट्स मीन कुछ है, दाल में कुछ काला है। तो अब जी अताउल्लाह ताड़र साहब को खूब ये खबर जो है ज़ाहिर है उनको खनकी। उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है आप। तो अबसार आलम साहब ने उनको एक टीवी टॉक शो, एक वीडियो में उनको जी चैलेंज किया, कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप मुझे बुलाइए, मैं आता हूँ, मैं आपको सबूत देता हूँ, मेरे पास हक़ाइक़ हैं, सबूत हैं। अगर मैं आपको सबूत नहीं दे पाता, आपको लगता है मैं झूठा हूँ, मैंने ये खबर गलत दी है, तो आप मेरे पर कार्रवाई करें। मैं अदालत जाने को तैयार हूँ, मेरे पर कानूनी कार्रवाई करें, मेरे पे पीका एक्ट लगाएं। तो खबर हालात कुछ इस तरह से हैं। अबसार आलम साहब कहते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मसाइल चल रहे हैं और मसाइल भी संगीन नौयत के हैं। जी हाँ, नून लीग कह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं, हम थक चुके हैं, यानी कि हमारी कमर टूट चुकी है, अब हम थक चुके हैं और हमसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइशें पूरी नहीं हो पा रही। अब ये अबसार आलम साहब ने खबर दी है। कहते हैं नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें सियासत भी करनी है, अवाम के दरमियान भी जाना है और कल को अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर हम किस मुंह से पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हैरान कुन बात है, अबसार आलम साहब जो हैं अगर ये बात कर रहे हैं कि अभी भी उनको ख्याल है, वैसे ये ख्याल जो है मेरा नहीं ख्याल कि उनके जहन में आता होगा कि उन्होंने अवाम में भी जाना है और किस मुंह से जाएंगे। अवाम में तो खैर वो भी जाते हैं और बड़ी ही ढिठाई के साथ जाते हैं। बहरहाल नून लीग अब इस खबर की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रही है। जी हाँ, नून लीग ने अताउल्लाह ताड़र साहब ने इस पर जब अपना रिएक्शन दिया तो अबसार आलम साहब ने उनको एक वीडियो में चैलेंज किया। अताउल्लाह ताड़र साहब कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किसके कहने पर ऐसी खबरें दे रहे हैं अबसार आलम साहब, क्या इसकी वजह क्या हो सकती है। और फिर कुछ ज़ाती नौयत की वो बातें करते हैं जिसका जवाब अबसार आलम ने दिया। कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत बात की है, सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात में दराड़ के हवाले से अगर मैंने खबर गलत दी है तो मुझ पर मुकदमा करें आप। मैं इस खबर पर आज भी कायम हूँ और अपना मौक़िफ़ दूंगा। तो ये रही सूरत हाल। अब दैट्स मीन कि कुछ चल रहा है। फिर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करने की बातें हो रही हैं। कलअदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर दिया जाएगा। तो इस पर सीनियर सहाफ़ी जो है वो क्या खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या खबरें, क्या रिएक्शन दे रहे हैं।
नाज़रीन करामी, तहरीक इंसाफ को अगर कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर पूरे मुल्क में एमरजेंसी लगानी पड़ सकती है। जी हाँ, एमरजेंसी ही लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग हुकूमत को तो लान तान अभी कर रहे हैं। अगर कलअदम करार दे दिया जाता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी को, सबसे मकबूल लीडर को, इमरान खान को, अगर इस पार्टी को कलअदम करार दे देते हैं तो अवाम का रिएक्शन डेफिनेटली आएगा। अब हुकूमत को अवाम ऑलरेडी जिस तरह से कोसने देती है, जो इन्होंने जो अवाम के साथ किया है उस पर अवाम शदीद नाला है। अवाम के सामने है तमाम तर सूरत हाल। अवाम का जब रिएक्शन आएगा तो जाहिर है ये हुकूमत अब फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगी, जो इनको लाने वाले हैं उनकी तरफ देखेगी। तो लाने वाले क्या कर सकते हैं, ये तमाम तर सूरत हाल है। फिर उस पर कमर इरशाद साहब कल ARY पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी बता दिया। वो कहते हैं कि हम एमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं एमरजेंसी की तरफ हम जा रहे हैं, ये सूरत हाल। और ऐन मुमकिन है कि ये सिस्टम जिसे लोग नाराज़ हैं, इस सिस्टम को ही लपेट दिया जाए। जी हाँ, हालात ये भी पैदा हो सकते हैं, यानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें करके उनको इस चीज़ की तरफ आने पर मजबूर किया जाए कि वो या तो सिस्टम का हिस्सा बन जाएं या फिर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन बज़ाहिर अभी हालात देखते हुए और इमरान खान का जो आज तक का रिएक्शन है, जब से इमरान खान की हुकूमत, बल्कि जब उन्होंने हुकूमत की, जब से वो इक़्तिदार में आया तब से लेके अब तक, तो लगता नहीं है कि इमरान खान किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। अब जी, वावडा साहब की लैंग्वेज, वावडा साहब जो है वो जिस तरह से बातें करते हैं, वावडा साहब ने जो बातें की हैं, जो इंकशाफात की हैं, उसकी भी बात करते हैं। वो एक बार फिर से वही -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस ये बातें करते फिर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है, जिस तरह से वो शेख वकास अकरम को अब जो उन्होंने अल्फाज, उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, इस काबिल तो नहीं है कि उसको इस जो है दोहराया जा सके। लेकिन उन्होंने टोनी का लफ्ज़, आप एक सियासतदान हैं, आप एक सेनेटर हैं और आप किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें, टोनी, स्मगलर, इस तरह की बातें। सुहेल आफरीदी, अलीमा खान औकात से बाहर हो गए हैं, अडयाला की तरफ आएँ, इनको पकड़ लिया जाएगा, इनको जेल में डाल देंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इनको उठा लिया जाएगा। इस तरह की बातें फैसल वावडा जैसा इंसान कर रहा है। फैसल वावडा क्या कहते हैं कि -1 नहीं तो फिर PTI पूरी माइनस हो जाएगी। तड़ियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, कहते हैं अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। कहते हैं कि PTI की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है। एक नया सियासी लफ्ज़ आया है कि ऐसी की तैसी, एक नया सियासी लफ्ज़ आया है, ऐसी की तैसी, -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा, पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। यानी कि आज के रोज़ का उन्होंने कहा है कि आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। देखते हैं आज क्या होता है। बहरहाल कहते हैं पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं, ये फैसल वावडा साहब कह रहे हैं। उधर मैं खबर आपको ये भी दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के जलसे को बारे में, जिसमें बारे में फैसल वावडा साहब ने कहा कि फ्लॉप शो रहा है, फ्लॉप नहीं रहा, कारकुनान थे। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान आएंगे, ये नहीं इसकी तवक्को की जा रही थी, लेकिन कारकुनान वाकई निकले हैं। जी, अब ये है कि अब कल का रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि कल सुबह 10 बजे इन्होंने हाई कोर्ट के बाहर धरना देना है और शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद जा रहे हैं और इमरान खान की बहनें भी वहाँ पर होंगी और कारकुनान को लेकर के बाकायदा तौर पर अडयाला का रुख किया जाएगा और हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाएगा। ये तमाम तर सूरत हाल है। आप देखें किस तरह से इस एहतजाज को होने से रोका जाता है या फिर गिरफ्तारी अगर अमल में लाई जाए। तो पहले इनको वार्न किया जा चुका है, सुहेल आफरीदी साहब को हुकूमत कह चुकी है कि भाई अगर इसने इस्लामाबाद की अडयाला की तरफ इसने रुख किया तो फिर गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उधर वो कहते हैं ना तो कौन, वो कहते हैं मैं खाम ये MQM का भी रद्द अमल सामने है। वो MQM बातें इस वक्त मौका है ना, वो कहते हैं हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, सारे बातें कर रहे हैं, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लताड़ा जा रहा है, तो हम भी साथ साथ इस मौके का फ़ायदा उठा लें। तो कहते हैं जी MQM की तरफ से खालिद मकबूल सरीकी कि फ़ौज किसी एक पार्टी की नहीं मुल्क की है, ये बात सारी दुनिया जानती है। कहते हैं बानी और PTI रहनुमा दुनिया भर में फ़ौज की किरदार कुशी कर रहे हैं, शुक्र करें कि फ़ौज आपके सिर्फ करतूत बता रही है, अल्लाह ना करे कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, ये कहा गया है विफाक। और मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कहते हैं, कहते हैं फ़ारूक सत्तार बानी PTI को जमहूरी तरीक़े से हटाया गया है, जिस तरह से जो किया गया था हमारे साथ वो इनके साथ नहीं हुआ है।
اور بھائی آپ کس کے ساتھ کس کا کمپیریزن کر رہے ہیں. خیر یہ اسٹیٹمنٹس اس طرح کی باتیں یہ ان کی کرنی بنتی ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد شکنجہ اس وقت سخت ہے, حالات سازگار نہیں ہیں. تو ایسے میں اگر انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں تو کوئی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ صرف اٹینشن لینے کے لیے آپ پہلے جا کر کے وہاں پر کراچی میں آپ پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور وہاں پر سب کیا ہو رہا ہے, کیا حالات ہیں وہاں پر, آپ نے کیا کیا اور ابھی وہاں کی عوام کس طرح سے سفر کر رہے ہیں, پہلے ادھر دھیان دیں, پھر عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ بھی بات ہو جائے گی. اینی ہاؤ ایک اور خبر جس میں ڈکی بھائی جن کا 52 منٹس کی ڈکی بھائی کی ویڈیو ہے, معروف یوٹیوبر ہے جس کو کہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور ایک لمبے عرصے بعد اس کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے. اور ڈکی نے اس پوری 52 منٹس کی ویڈیو میں جو انکشافات کیے ہیں, ویسے تو لمبی چوڑی ویڈیو ہے, اس میں ڈکی نے جو انکشافات کیے ہیں کافی افسوسناک ہیں کہ ایک 7 سال کا بچہ اس کو ویڈیو کال پہ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ڈکی ہے یہ, اس کو گالیاں دو, اور وہ 7 سال کا بچہ پھر ڈکی کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتا ہے. ڈکی کہتا ہے کہ ایک کمرے میں مجھے لے جاتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ایک کرسی ہوتی ہے, ایک بلب لگا ہوا ہوتا ہے, اور مجھے وہاں پر بٹھا کے مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے, مجھے مارا جاتا ہے, مجھے فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے. ظاہر ہے انویسٹیگیشن کی گئی اس سے. پھر کہتے ہیں NCCI نے 23 روزہ ریمانڈ میرا کیوں لیا ہے. جی ہاں, ایڈیشنل ڈائریکٹر نے پوچھا کہ تم نے کون سی ایپ ہے جس کے تم کنٹری ہیڈ ہو, تو میں نے ان کو بتایا کہ کوئی بھی ایپ نہیں ہے, کوئی ایسی, حالانکہ ایسی ایپس بہت ساری ہیں, افسوسناک صورتحال ہے جن سے ہمارے بچے, ہماری یوتھ, ہماری جنریشن, ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کون سی اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں. خیر ڈکی کو بھی اسی سلسلے میں اٹھایا گیا تھا. بہرحال ڈکی پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا. ڈکی کہتا ہے میں نے کہا نہیں, میں یوٹیوبر ہوں, میرے جو ہیں 8 ملین سبسکرائبرس ہیں, میں ایسا کچھ بھی غلط کام نہیں کرتا ہوں, کوئی ایسی میری ایپ نہیں ہے جس کو میں لیڈ کرتا ہوں یا کوئی ایسی ایپس چلاتا نہیں ہوں. ڈکی سے بارہا یہی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں ایک یوٹیوبر ہوں اور بس میرا کام ہے کہ میں کنٹینٹ کریٹر ہوں, کنٹینٹ ڈالتا ہوں اور لوگوں کو میں انٹرٹین کرتا ہوں, بس یہی میرا کام ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں, آفیسر صاحب چیختے ہیں, مجھ پر چنگاڑتے ہیں, مجھے ماؤں بہنوں کی گالیاں, گندی گالیاں, غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں. مجھے پوچھا جاتا ہے کہ پیسے تیرے پاس کہاں سے اتنے آتے ہیں. میں انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی میرے یوٹیوب چینل سے میرے پاس اتنے پیسے آتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بات کر ہی رہا تھا, کہتے ہیں کہ تم میرے ملک کے بچوں کو خراب کر رہے ہو. وہ آفیسر کہتے ہیں تیرا باپ کیا کرتا ہے. کہتا ہے میں نے بتایا کہ میرا باپ پروفیسر ہے, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. تو انہوں نے مجھ پہ چلائے, وہ چیخے اور پھر مجھے گالیاں دی, میری ماں کو گالیاں دی, غلیظ گندی قسم کی. پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے مارا گیا, مجھے ٹارچر کیا گیا, مجھ پہ تشدد کیا جاتا ہے, ویڈیو کال کی جاتی ہے, بچے کو ویڈیو کال پہ لیا جاتا ہے, 7 سال کا بچہ, اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو گالیاں دو. پھر مجھے شدید گندی قسم کی گالیاں جو ہے اس بچے سے نکلوائی جاتی ہیں. اینی ہاؤ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کے بارے میں وہ نام لے رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو کال پر اس بچے کو لیا جس نے مجھے گالیاں دی ہیں. کہتا ہے ڈکی کے اسٹیبلشمنٹ کو اس نے شکریہ ادا کیا ہے, جی اس نے ریاست کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے, ضمانت پر میں رہا اسی سلسلے میں ہوا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں پر سینئر آفیسر آئے تھے ایک, انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا, ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے ان کو پیسے دیے ہیں. تو کہتا ہے میں پیسوں کے بارے میں تو میں نے نہیں بتایا کیونکہ میرے سے 3,23,000 USD, یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں شعیب ریاض صاحب, کہتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں, اگین آپ کو بتاؤں 3,23,000 USD اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں وہ کہتا ہے میں نے ٹرانسفر کر دیے تھے, مجھ سے کروا لیے گئے تھے, جو کہ پاکستانی کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی یہ 9-10 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ اتنی اماؤنٹ وہ کہتا ہے میں آلریڈی ٹرانسفر کر چکا تھا, لیکن جب سینئر آفیسر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ رقم تو جا چکی تھی. تو میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں, میں کسی طرح سے میری جان خلاصی ہو. بہرحال وہ ضمانت پر رہا ہے ابھی, اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں ابھی بھی عدالت کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہوں, میرے سے جس قسم کا بھی تعاون چاہیے ہوگا میں کروں گا, میں تعاون کروں گا. اور میں اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, میں نے کوئی ایسا انجانے میں کوئی ایسا کنٹینٹ جو میں نے اپلوڈ کر دیا ہو اپنے یوٹیوب چینل پہ, سوشل میڈیا پہ, تو میں اس کے لیے عوام سے معافی مانگتا ہوں. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو یہ حالات ہیں.
اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کس قسم کی انویسٹیگیشن سے کی گئی تھی۔ آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئی اہم خبروں کے ساتھ۔ آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔